ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है एंड आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सब्जेक्ट में आप निमोनिया के बारे में पढ़ते हो तो एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है। निमोनिया आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। देखो, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की जब मैं बात करूँ तो अस्थमा, सीओपीडी एंड निमोनिया ये बार बार पूछे जाने वाले एग्जामिनर के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो इनको आप अच्छे से इन टॉपिक को तैयार कर लेना। आज हम निमोनिया का डेफिनेशन देखेंगे, कॉजेज़, पैथोफिजियोलॉजी, साइन सिम्टम, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? निमोनिया के बारे में। तो ढंग से आप पूरा क्लास देखना एंड पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दूँगी। सबसे पहले जानते हैं निमोनिया क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ तो ये है ही, लेकिन इसमें होता क्या है? निमोनिया इज एन इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स प्राइमरी अफेक्टिंग द स्मॉल एयर सैक और एल्वोलाई वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स। तो निमोनिया लंग्स में भी प्रॉब्लम होता है, इन्फ्लामेशन होता है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है और जो एल्वोलाइज होते हैं लंग्स के अंदर, जो हमारे एल्वोलाइज जिनको हम ईयर सैक भी बोलते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन होता है, यानी उनमें फ्लूइड फिल हो जाता है जो कि गैसेस के एक्सचेंज को रोकता है। यानी CO2 बाहर नहीं जाएगी, ऑक्सीजन अंदर, यानी प्रॉपर गैस का एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? निमोनिया कहते हैं। इसको मैं फ़ोटो से आपको दिखाती हूँ, फिर आप इसको अच्छे से समझोगे कि निमोनिया में क्या होता है। तो ये पिक्चर है फ्रेंड्स निमोनिया की, इसको आप देखिए। तो इसमें जो हेल्दी लंग है, ये देखिए आप, हेल्दी लंग है और यहाँ पे लंग्स में निमोनिया हुआ है इस वाली साइड में। तो जब हम बात करते हैं एयर सैक्स की, तो ये जो है ये नॉर्मल एयर सैक्स हैं जिनको कि एल्वोलाइज कहा जाता है। एल्वोलाइज में इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो जाता है। तो वहाँ पर फ्लूइड फिल होने की वजह से, यानी कि वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है, फ्लूइड फिल इन द एल्वोलाई यहाँ पे लिखा भी है, तो उसकी वजह से वहाँ पे ना इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और ये कंडीशन गैस के एक एक्सचेंज को, क्योंकि जो एल्वोलाई है हमारा लंग्स में, वही मेन जगह है जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है मेनली लंग्स में, और वो इंटरप्ट हो जाता है इस प्रॉब्लम की वजह से, निमोनिया की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है निमोनिया के जो टाइप्स हैं वो क्या क्या, यानी कितने तरह के निमोनिया होते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जिसको कि CAP कहते हैं। ये हॉस्पिटल से आउटसाइड में होता है, अकर्स आउटसाइड हॉस्पिटल। नेक्स्ट हमारा आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जिसको कि HAP भी बोलते हैं, हैप, कैप, हैप, वेप, इस तरह से इनको हम पढ़ते हैं। ये क्या होता है? हॉस्पिटल में ही होता है, यानी हॉस्पिटल के, अगर हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है तो 48 घंटे बाद अगर ऐसी कोई सिम्टम्स निमोनिया के दिखते हैं, पेशेंट को निमोनिया होता है, तो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन लगने की वजह से होने वाला निमोनिया हम उसको बोलेंगे। डेवलप 48 आवर्स, यानी 2 दिन बाद में एडमिशन के पेशेंट को अगर होता है, मान लो 2 दिन बाद वो अगर घर में भी चला जाता है ना डिस्चार्ज होकर, फिर उसको होता है, तो इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल से उसको निमोनिया लगा है। फिर आता है वैप, जिसको कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहते हैं, अकर्स इन पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन। वेंटिलेटर पर रहने के बाद भी पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, रिस्क बना रहता है, क्योंकि प्रॉपर ओरल केयर मान लो पेशेंट की नहीं हो रही है, सक्शनिंग नहीं हो रही है, सिक्रीशंस पेशेंट की जमती जा रही हैं, चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये भी निमोनिया कर सकता है। वेंटिलेटर के बाद भी ये एक कॉम्प्लिकेशन रहता ही है। और अगला है हमारा लास्ट, एस्पिरेशन निमोनिया कॉज्ड बाय इनहेलिंग फूड, लिक्विड और अदर सब्सटेंस। तो ये इनहेलेशन की वजह से, यानी एस्पिरेशन की वजह से ये चीज़ हो रही है, एस्पिरेशन निमोनिया। ये 4 तरह के निमोनिया होते हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, किन किन कारणों से निमोनिया हो सकता है? तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, पैरासाइट, ये मेन इसके कारण होते हैं। तो बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसकी वजह से हो सकता है। वायरस में इन्फ्लुएंजा है आपका, और रेस्पिरेटरी वायरस होता है। और फंगाई में आपका निमोसाइटिक जीरोवेसी ये फंगाई होता है। एक होता है पैरासाइट, ये यानी कि पैरासाइट से जो होने वाले निमोनिया है वो रेयर हैं। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई से ही होते हैं। फंगाई, फंजाई, जो भी आप बोलते हो, प्रोनाउंस जो करते हो, ठीक है। कॉजेज़ के बाद हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, नहीं सॉरी, इसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी इसकी देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में हम समझते हैं कि कोई डिज़ीज़ किस तरह से उसकी अक्रेंस होती है कॉज आने के बाद में।
निमोनिया अकर्स व्हेन पैथोजन बैक्टीरिया वायरस फंगस और पैरासाइट, यानी कोई भी जो पैथोजन है, जो बीमारी कर रहा है, जो निमोनिया क्रिएट कर रहा है, वो बॉडी में जब एंटर होता है, लंग्स में हमारी एंटर होता है, तो वो इन्फ्लामेशन को यानी ट्रिगर करता है और इन्फेक्शन को ट्रिगर करता है। तो इसके बाद में होता क्या है, यानी वो उसकी एंट्री हो गई लंग्स में, फिर क्या हुआ, एल्वोलर डैमेज, यानी एल्वोलाइज जो है एयर सैक्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इंक्रीज परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, फ्लूइड का अक्मुलेशन होने लगता है, फ्लूइड आपने दिखा था कि वहाँ फ्लूइड फिल हो जाता है, इन्फ्लामेशन, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती, और लास्ट में एट द एंड इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, गैस ही एक्सचेंज नहीं होगी तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी, ये निमोनिया को बुलावा देती है, यानी निमोनिया इसमें हो जाता है। फिर लास्ट में सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे निमोनिया वाले मरीज़ में, तो इसमें पेशेंट को कफ होगा, प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। फीवर होगा पेशेंट को, इन्फेक्शन जब होता है बॉडी में तो फीवर आता ही है। फीवर, चिल्स है, शॉर्टनेस ब्रेथ, सांस में दिक्कत है, चेस्ट पेन पेशेंट को होगा, डिस्कम्फर्ट, फटीग, हेडेक, स्वेटिंग और नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे निमोनिया वाले पेशेंट को देखने को मिलती है। और जनरली जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के पेशेंट हैं उनके सिम्टम्स कुछ कुछ मिलते जुलते ही होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, यानी डायग्नोस कैसे करेंगे हम, इसको कैसे पता चलेगा कि निमोनिया ही है पेशेंट को। तो उसमें सबसे पहले आपका जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, एक तो पेशेंट का फिज़िकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री पेशेंट की लेंगे, फिज़िकल एग्जामिन हेड टू टू करेंगे, उसको चेस्ट एग्जामिन करेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे। उसके बाद चेस्ट का एग्जामिन इसमें मेन रहता है, जैसे कि एक्सरे और सीटी स्कैन चेस्ट का हम करवाते हैं, ये चेस्ट का ही होगा, एक्सरे भी और सीटी भी। फिर लैब टेस्ट में हम ब्लड के टेस्ट करवाते हैं, जिसमें कि ब्लड का कल्चर, ठीक है, ब्लड कल्चर और स्पूटम का भी कल्चर और ग्राम स्टेन, ये टेस्ट दोनों होंगे। सीबीसी करवाएंगे, सीबीसी से हमारे को इन्फेक्शन के बारे में पता चलेगा, टीएलसी, डीएलसी ये सब हम चेक करेंगे उसमें। और सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है, सीआरपी जिसको हम बोलते हैं, ये एक टेस्ट रहेगा इसमें। तो ये आपके ब्लड के टेस्ट पेशेंट के रहने वाले हैं। और पीएफटी इसमें ऑप्शनल टेस्ट है, वो भी किया जा सकता है, और पल्स ऑक्सीमीट्री। तो इसमें हम पेशेंट का सैचुरेशन हम चेक करते हैं, ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कितना है वो देखते हैं हम पल्स ऑक्सीमीटर से, और पेरिफ्री में कितना है वो हम पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं। इसकी अलग से मैंने वीडियो भी एक बनाई थी। सो ये हमारे हो गए टेस्ट कौन कौन से, एक तो आपने चेस्ट का एक्सरे करा दिया है ना, रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन हो गई, ब्लड की हो गई, स्पूटम का हो गया आपका, और पीएफटी हो गया, पल्स ऑक्सीमीटर। फिर हम पेशेंट का क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस कौन सी आती हैं। तो जैसे अलग अलग तरह के निमोनिया है, बैक्टीरियल है, फिर वायरल है, आपका फंगाई से होने वाला है, तो इनके ट्रीटमेंट उसके आधार पे अलग अलग से मैंने लिखे हुए हैं। बैक्टीरियल अगर निमोनिया है तो एंटीबायोटिक्स ही देंगे बैक्टीरिया के लिए, वैसे एंटीवायरल हम वायरल वाले निमोनिया में देंगे। तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन और सेफ्ट्रिएक्सोन ये मेडिसिन हैं। फिर ऑक्सीजन पेशेंट को देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन उसको देना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए अगर पेशेंट ऑक्सीजन से भी सपोर्ट नहीं मान लो कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन से भी सपोर्ट पेशेंट नहीं होता, तो हम फिर वेंटिलेटर पे लेना पड़ता है पेशेंट को। पेन के लिए एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, पेन मैनेजमेंट, फ्लूइड पेशेंट को देना होता है, फ्लूइड भी पेशेंट को ज़रूरी है देना, तो आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। अगर वायरल निमोनिया पेशेंट को है तो एंटीवायरल्स में देंगे। तो इसमें ऑल्साल्टेमिविर एक मेडिसिन होती है, ड्रग होती है, वो दी जाती है इसमें। सपोर्टिव में इसमें भी ऑक्सीजन हाइड्रेशन का ध्यान रखना, यानी फ्लूइड हाइड्रेशन में फ्लूइड, और रेस्पिरेटरी सपोर्ट में वेंटिलेशन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट फंगल निमोनिया अगर है तो उसमें एंटी फंगल जो कि फ्लुकोनाजोल, और नेक्स्ट आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हाइड्रेशन। देखो जब पेशेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले होते हैं उनमें एक तो हमें फ्लूइड मैनेजमेंट ज़रूरी रहती है, ऑक्सीजन ज़रूरी रहती है, ये तो आपको खुद से लिखना ही होता है उसमें, और फिर बैक्टीरियल वायरल उसके हिसाब से आप ड्रग्स देते हो। और ये तो खैर फिजिशियन का ही काम है, बट हमारे को भी क्वेश्चन ही बनता है तो हमको ये याद रखना पड़ता है। अच्छा, अगर निमोनिया हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, यानी फर्दर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है निमोनिया के बाद में, तो रेस्पिरेटरी फेलियर पेशेंट का हो सकता है, और रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब पेशेंट की डेथ फिर हो सकती है। सेप्सिस हो सकता है उसे, फर्दर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन,
प्लूरल इफ्यूज़न, यानी लंग्स की जो प्लूरल स्पेस है, कैविटी है, उसमें फ्लूइड भर जाता है, कंप्रेस करता है फिर वो भी लंग को। लंग में अब्सेस हो सकता है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, हार्ट के कॉम्प्लिकेशन भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब प्रिवेंशन देखो, प्रिवेंशन यानी कि निमोनिया को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि निमोनिया हो ही ना। निमोनिया हो ही ना, तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई वैक्सीनेशन करवा लो। नीमोकोकल और इन्फ्लुएंज़ा का वैक्सीन आता है, वही फर्स्ट वो है। हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, हाथों की सफाई, है ना, हमने कोरोना में भी सीखा था ये, किस किस तरीके से हाथों को क्लीन करना है, सैनिटाइज़र करना है, सैनिटाइजेशन, और सबसे अच्छा तो हैंड वॉशिंग है सोप एंड वाटर से। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जिनको है उनसे दूर रहना है, या फिर मास्क यूज़ करना है। अपनी जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है, एटलीस्ट मास्क यूज़ होना चाहिए। प्रैक्टिस गुड ओरल हाइजीन, पेशेंट का ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है। वेंटिलेटर पे है तो भी, अगर आपका वेंटिलेशन है, उसको निमोनिया नहीं है, तो उसके ओरल हाइजीन का ध्यान हमें रखना है। और स्मोकिंग को अवॉइड करना, स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है। एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, ये सब तो चीज़ें हैं ही। तो ये प्रिवेंशन के लिए है। अब हमारा आता है नर्सिंग कंसिड्रेशन, यानी नर्सिंग वालों को क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए बातें। हम भी क्योंकि पेशेंट की केयर हम करते हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर से भी ज़्यादा हम लोग उसके पास रहते हैं, मरीज़ के पास। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है। फर्स्ट इसमें मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस, पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस देखना है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन देखते रहना है, और जब भी ज़रूरत है, पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो देना है, यानी सैचुरेशन चेक करोगे आप। रिक्वायरमेंट है तो एज़ नीडेड डॉक्टर को बताने के बाद हम ऑक्सीजन देंगे। पेन मैनेजमेंट भी पेशेंट की हमारा कर्तव्य रहता है। डॉक्टर को बताएंगे पेन है, मतलब ऑर्डर तो डॉक्टर का ही रहता है, हम उसको फिर फॉलो करेंगे। एनकरेज फ्लूइड, फ्लूइड के लिए पेशेंट को एडवाइस करेंगे फ्लूइड लेने के लिए। एजुकेट पेशेंट्स ऑन ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप, तो ये पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में बताएंगे। और इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, यानी ये सारी चीज़ें हमारा मेन रहेगा कि हमारे को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। इम्प्लीमेंट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर से हमारा ये मतलब है कि हमें इन्फेक्शन पेशेंट को नहीं होने देना है, अपना हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, पेशेंट तक भी किसी तरह का इन्फेक्शन ना पहुँचे, स्टेराइल सब कुछ रहे। कोई प्रोसीजर आप कर रहे हो उसमें भी आपको स्टेरिलाइज, यानी कि स्टेराइल आपका एरिया रहे, ग्लव्स आपको यूज़ करने हैं, मास्क यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, हैंड हाइजीन, जिससे कि हमारे पेशेंट में और हम में यानी इन्फेक्शन होने का खतरा ना बने। अगला हमारा नर्सिंग केयर प्लान हमारा बहुत ज़रूरी रहता है, हम लोगों को आना ही चाहिए। तो नर्सिंग केयर प्लान जब भी हम बनाते हैं तो असेसमेंट आपका रहता है मेन। तो आप क्या क्या असेस करोगे, ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी स्टेटस, चेस्ट पेन, फीवर, मेंटल स्टेटस, ये पेशेंट का चीज़ें जो हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके, फिर इंटरवेंशन हम लोग क्या करेंगे, ये सब कुछ ना एक जैसा थोड़ा मिलता जुलता ही है सारा का सारा। ऑक्सीजन थेरेपी देंगे उसको, पेन मैनेजमेंट यानी एनाल्जेसिक्स, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, रेस्पिरेटरी सपोर्ट में आपका वेंटिलेशन आ जाता है, वेंटिलेटर, एंड इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में आपको पता ही है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, स्टीराइल टेक्निक यूज़ करना है, एजुकेट ऑन ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप के लिए पेशेंट को एजुकेट करेंगे हम और उसकी फैमिली को एजुकेट करेंगे इसके बारे में, निमोनिया के बारे में सब कुछ। फिर आता है लास्ट में कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट। देखो, अगर निमोनिया के बाद में कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो जाते हैं तो उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर अगर पेशेंट का हो जाए तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन उसको देना पड़ेगा, यही लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है। सेप्सिस पेशेंट को हो गया तो अर्ली रिकॉग्निशन होगा, यानी जल्दी जल्दी हमें पता करना है, यानी ब्लड कल्चर से हमें पता चलता है, ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, उससे हमें इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा पता लगता है। पेशेंट को फीवर आ रहा है, इससे हमें सेप्सिस के बारे में पता चलता है कि भाई कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है पेशेंट को, तो जल्दी उसका पता लगाया, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन ज़रूरी है। फ्लूइड पेशेंट को देना है, रिससिटेशन फ्लूइड, एंड एंटीबायोटिक्स क्या करेगी, इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करेगी। प्लूरल इफ्यूज़न का कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में हो जाता है तो थोड़ा सेंथेसिस प्रोसीजर करवाना पड़ेगा, और प्लूरल ड्रेनेज, तो इसमें क्या होता है कि फ्लूइड को एस्पिरेट करके लंग्स से निकाला जाता है।
फिर आपका लंग अब्सेस अगर है तो फिर से वही इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा। ड्रेनेज के लिए हम सर्जरी या परकुटेनियस कर सकते हैं। वही आपको ड्रेनेज यानी कि एस्पिरेशन से जब हम निकालते हैं पस फ्लूइड बॉडी से, तो उसको ही हम कहते हैं परकुटेनियस। ये आज का आपका टॉपिक निमोनिया का था। इसमें मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर दी हैं। बहुत ईज़ी नोट्स हैं, बहुत आसानी से आप याद कर लोगे। नोट्स बना लेना। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। थैंक यू।